स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हम डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर क्या करेंगे हम, डी एंड एफ ब्लॉक। और एक चीज समझना कि इससे लास्ट मैंने कौन सा कराया था, इससे लास्ट चैप्टर कौन सा कराया था मैंने कराया था परमाणु। तो ध्यान रखना परमाणु को और इसको कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे परमाणु को ही रिपीट करना है आपको। बस क्या होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ऐड हो जाएंगी। परमाणु के चैप्टर में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जो रह गई थी, मैंने बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन मैं केमिस्ट्री के चैप्टर में समझाऊंगा, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को क्या है एक साथ लिया है। समझ आ गया। और क्या है यहाँ पे आप समझना है आपको कि क्या क्या कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि आप सबके 90 प्लस आने चाहिए मेरे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में भी मैं 100% दूंगा आपको। तो 90 प्लस आने चाहिए, 90% प्लस आने चाहिए। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करने वाले हम। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे समझना हमें सबसे पहले कि एफ और डी ब्लॉक होता क्या है, ब्लॉक क्या चीज है। तो यहाँ पे समझना एक होती है आवर्त सारणी, आपने देखा होगा, ये तो आप देखते हुए आ रहे। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल। तो उसमें क्या होता है, सब एलिमेंट्स को क्या होता है रखा हुआ होता है। जैसे आपका यहाँ पे ऐसे समझ लो आप कि जैसे आप किसी भी कक्षा में जाते, क्लास में जाते ना, तो आपके क्या होते हैं, आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है ना। और रजिस्टर में क्या होते हैं, सब बच्चों को एक नंबर से रख देते हैं, एक सीरीज से रख देते हैं कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरह सीरीज से रखते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी सभी तत्वों को एक सीरीज में रखा गया है। और उसका जैसे आपका नाम क्या है, उसका रजिस्टर बोल दिया ना। नई बात समझ में आई। आपकी क्लास का क्या होता है, जिसमें आप सबको एक सीरीज में रखा है, रजिस्टर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी सब एलिमेंट्स को एक क्रम में रखा है, एक सीरीज में रखा है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम आवर्त सारणी। बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, इसको आवर्त सारणी बोलते हैं। अब जैसे आवर्त सारणी में अब हमें ये देखना कि कितनी क्या क्या होता है आवर्त सारणी के अंदर, राइट। और ध्यान रखना ये इजी चैप्टर है, और 4 से 7 नंबर का आता है, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आता है। और नॉर्मल 4-5 बातें देखनी है आपको। एक तो रंगीन क्यों होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों देते हैं, और 2-4 बातें बस उसको फोकस करना है आपको। तो क्या समझेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं हम आवर्त सारणी से। तो आवर्त सारणी क्या होती है, समझ तो आगे आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी क्या होती है, जैसे आपका रजिस्टर होता है ना क्लास वाला, इसी तरह से यहाँ पे तत्वों को एक सीरीज में रखा गया है, आवर्त सारणी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आवर्त सारणी। बात क्लियर है। ठीक है, जैसे आपको रजिस्टर में एक नंबर देकर रखा गया है, इसी तरह से यहां पे भी एलिमेंट्स को, तत्वों को एक नंबर में रखा गया, उसको हमने नाम रख दिया आवर्त सारणी। ठीक है, अब आवर्त सारणी में होता है क्या, आवर्त सारणी में होते हैं ब्लॉक। क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। ठीक है ना। तो कितने ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। एक कौन सा होता है, एक होता है S ब्लॉक। क्या होता है, S ब्लॉक। और एक क्या होता है, एक होता है P ब्लॉक। क्या होता है, P ब्लॉक होता है। और एक होता है D ब्लॉक, D ब्लॉक। और एक होता है यहां पे F ब्लॉक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। तो हमारे पास क्या होता है, आवर्त सारणी में 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप गए होंगे सिटी में, तो देखा होगा आपने कि सिटी में जो होते हैं तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स का मीन्स क्या होता है, ब्लॉक्स का मीन्स होता है एरिया, कि C ब्लॉक में जा रहे हैं, D ब्लॉक में जा रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ब्लॉक ही ब्लॉक है, तो उसमें जा रहे हैं। तो ऐसे मान लो ये क्या है, ये एक तरह की हमारी सिटी है, और ये क्या है, इसके ब्लॉक्स है। ब्लॉक्स का मीन्स क्या होगा, पार्ट्स। अरे ब्लॉक नहीं होगा, कोई सिटी है हमारा, उसमें क्या है, अलग अलग एरिया को ब्लॉक्स बोल दिया। ठीक है, मान लीजिए इतने एरिया को हमने ए ब्लॉक बोल दिया, तो क्या है, ये एरिया ही तो है। तो यहाँ पे टेबल में जो एरिया होगा, तो अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम दिया होगा, और उसका रीजन भी होगा कि क्यों दिया है। बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने एरिया होते हैं, तो ये पूरा टेबल है, टेबल है ना। बात समझ आ रही है, पूरा टेबल है। तो जैसे हमारा पूरा टेबल मान लो कि हमारा इस तरह से टेबल होता है, ये मैं शॉर्टली दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से टेबल होता है, और मैं बनवा नहीं लिया इसको, क्योंकि बनवाने में क्या है, टाइम लगेगा, और आपको ये मैंने पढ़ा रखा है पहले ऑलरेडी। ये है ना, ये इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे डी होता है, और यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे डी फंसा हुआ होता है, और यहाँ पे हमारा एफ दिया हुआ होता है टेबल।
टेबल देख लो सब, ठीक है, टेबल देख लेना, आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो इस तरह से होता है। तो देखो क्या होता है, जैसे हमारे सिटी होते हैं ना, सिटी सिटी होते हैं, तो सिटी में अलग अलग एरिया को ब्लॉक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इतना एरिया, ये पूरी क्या है, ये तो समझ आ गया, पूरी क्या है, टेबल है। जैसे मान लो कि पूरा क्या हमारा सिटी है, पूरी सिटी है, उसके अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम देते हैं, एस ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। तो ये क्या है, ये पूरी हमारी क्या है, टेबल है, ठीक है, जैसे सिटी मान लो। तो इसका टेबल का ये एरिया है, इतना एरिया, इसको बोल दिया हमने एस ब्लॉक, इतने एरिया को बोल दिया पी ब्लॉक, इतने एरिया को बोल दिया डी ब्लॉक, और ये नीचे वाले एरिया को बोल दिया एफ ब्लॉक। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, ये टेबल के पार्ट्स थे, ये पूरा क्या है, पूरा हमारा टेबल है, और इसके अलग अलग पार्ट्स को हमने अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया। ब्लॉक्स का मीन्स आप इसको फैमिली भी बोल सकते हैं, डाउट तो नहीं किसी को, फैमिली भी बोल सकते हैं। और मैंने टेबल आपको कराया भी था, याद करो एक बार, कराया नहीं था, कौन से चैप्टर में कराया था मुझे याद नहीं आ गया। हाँ, एक चैप्टर में मैंने कराया था, मैंने तो फुल एक्सप्लेन भी किया था एस पीडीएफ। समझ आ गया। तो टेबल क्या है, टेबल आप अपनी बुक से देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे बनाऊंगा मैं, फालतू में टाइम लगेगा, ठीक है, जो सीखना है वो समझेगा। टेबल आपके लिए सबके अवेलेबल है। तो कितने तरह के होते हैं, तो हमारे जो आवर्त सारणी होती है उसमें कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 भाग के अलग अलग नाम है। अब क्यों है, कैसे है, ठीक है, क्यों इसको एस ब्लॉक का ही तत्व क्यों बोला, इसको पी का ही क्यों बोला, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, ये क्या होगी, फैमिली हो गई, ये क्या है हमारी एक एस फैमिली है, ये हमारी एक पी फैमिली है, ये हमारी डी फैमिली है, और ये हमारी एफ फैमिली है। और आपको पता है फैमिली के अंदर क्या होते हैं, फैमिली के अंदर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, जिसे हिंदी में सदस्य बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी फैमिली में क्या होगा, इनकी फैमिली में होते हैं तत्व, तत्व नहीं होते, क्योंकि एस ब्लॉक में बहुत सारे तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व होते हैं। बात क्लियर समझ आ गई होगी। ये होती है हमारी आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स का नाम एस ब्लॉक, एक का पी, एक का डी, एक का एफ। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। और हर पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, तत्व होते हैं। अब क्यों, कैसे, कहाँ, कब नाम देते हैं हम, तो वो अब हम समझने वाले, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसकी भी कहां से करनी पड़ेगी, परमाणु से ही करनी पड़ेगी, राइट। तो ये बात समझ आ गई ना, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो हम पहले स्टार्ट करेंगे परमाणु के स्ट्रक्चर से। तो परमाणु का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको पता है, लास्ट क्लास में आपने किया था, ऐसा कुछ होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरह से कुछ सर्कल सर्कल होते हैं। अब मुझे नहीं पता सर्कल क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, तुमसे पूछूंगा मैं, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तैयार बनाओ तुम। अब यहाँ पे देखो ये होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ रखा था कि ये मिडिल में जो होता है इसको नाभिक कहते हैं, पूरा चैप्टर इसी पे था, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको नाभिक बोलते हैं, और इसको जो चारों और इसके अराउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम कोष बोलते हैं, और वो कोष बोलते हैं, हाँ, और कक्षा बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, सेल और सबसेल, सेल और सबसेल ना, तो कोष बोल दो इसको या कक्षा बोल दो, बात एक ही है। तो ये क्या होता है, ये सेल्स होते हैं हमारे, इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं ना इसको, तो सेल्स होते हैं, और हम इसको कोष भी बोलते हैं, और इसको हम कक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। क्या मैंने, अच्छा मैंने वो बोल दिया था कोष, कोई नहीं कोई नहीं, तो सी बात है, यहाँ पे समझ आ गया। तो ये क्या होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं हम कोष, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं कक्षा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोष कक्षा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम सेल्स बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, ये मैंने बता रखा है, ये क्या होती है हमारी कक्षाएं होती है। अब आपको पता है कोष या कक्षा, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, ये समझाया था मैंने। कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, और उपकोष कितने तरह के होते हैं, एकदम रिवाइज करा रही हूं मैं। उपकोष, उपकोष कितने तरह के होते हैं हमारे, उपकोष कितने तरह के होते हैं। अब देखो एक होता है हमारा एस, एक होता है हमारा पी, और एक होता है हमारा डी, और एक होता है हमारा एफ। अब किसकी बात करने वाले हैं चैप्टर में, डी और एफ की बात करेंगे, राइट। तो यहां तक समझ आ गया। तो ये क्या है हमारे उपकोष, क्या है उपकोष के प्रकार। तो ये पहले भी बता चुका हूं मैं इससे पिछले चैप्टर में, फिजिक्स वाले। तो कितने टाइप के उपकोष होते हैं हमारे, 4 टाइप के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लो क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, रिपीट करा रही हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है,
क्या होता है, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, इसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, और मैंने बताया था आप क्या करो, दो दो बॉक्स को इंक्रीज करते जाओ, बढ़ाते जाओ। इसमें कितने होंगे, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 6 एंड 7, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो समझो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था, इसको तो बोलते हैं कक्षा, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम कक्षक। इसके अंदर जो ये है ना, ये जो जिसे बॉक्स बोल रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं हम, कक्षक, कक्षक बोलते हैं ना। तो इसके एस के अंदर कितने कक्षक है, 2, 1 कक्षक है। इसके अंदर कितने कक्षक है, इसके अंदर, और इसके अंदर 7। बात समझ आ गई, कितने कितने कक्षक है, और क्या कर रहे हो, याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, 2 2 इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप उपकोष बोलते हैं, इसको आप कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, और इसको आप कक्षक बोलते हैं। तीनों का नाम क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है। कक्षा और कक्षक में अंतर समझ लो कि देखो आप क्या होता है, आपकी क्लास होती है, कक्षा होती है, उसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे इसे समझ लो कि ये क्या है, कक्षा, ये क्या है, कक्षा, और इसके अंदर है सेक्शन, और कौन से सेक्शन है, एस पी डी एफ, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इतने हमारे क्या होते हैं, कोर्स के अंदर कोर्स होते हैं, कोई डाउट। अब देखो क्या होता है, यहां पे सबसे इंपोर्टेंट तो इसी से पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको, इसी से, इसके कॉन्फ़िगरेशन से ही पूरा चैप्टर पढ़ना है, टोटल यहाँ पे यही सीखना है आपको। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, 1 रह सकता है, खाली भी रह सकता है। बात समझ आ रही है, तो मैं लिख देता हूं इस लाइन को, इंपोर्टेंट है। क्या होता है हमारा, क्या एक कक्षक में क्या होता है, अधिकतम का मीन्स इससे ज्यादा नहीं रह सकते, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात क्लियर है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, और कितने रह सकते हैं, 1 भी रह सकता है। इसका मीन्स ये हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 रह सकते हैं, कम रह सकते हैं 2 से कम का मीन्स 1 भी रह सकता है, 0 भी रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्या रहते हैं, अधिकतम 2 रह सकते हैं, और क्या, वाह, चलो मैं लिख देता हूं, कोई भूल जाओ, वाह, कितना, 0 तथा 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बात बिल्कुल क्लियर है ना। बात कहने का मतलब इसका यह है कि किसी भी एक कक्षक में मैक्सिमम तो 2 रह सकते हैं, इसका मीन 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन वो खाली भी रह सकता है, उसमें 1 भी रह सकता है। बात क्लियर है, मैं से आराम से इसी में समझा रही हूँ, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि एक में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं हमारे, 2, तो एस में कितने रह सकते हैं, 2 रखने, पी में कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6, डी में 10, एफ में 14 रह सकते हैं, और ये क्या संख्या है, मैक्सिमम 14 रह सकते हैं, 14 से कम भी रह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रह सकते। डी में क्या है, डी में 10, मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, इसका मीन 10 से ज्यादा नहीं रह सकते, 10 से कम रह सकते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब हम सीखेंगे कि ये कहां कहां कैसे कैसे होते। मैंने एक चीज समझाई थी, इस चीज को ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर में यही काम करने वाले, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। और कौन कहां पे कोर्स में होता है, कौन कहां पे होता है, वही तो सिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखो, अब हम समझेंगे, ये तो समझ आ गया, अब हम समझेंगे कि कौन से कोर्स में कितने कितने हमारे क्या होंगे, उपकोष होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने बोला था अगर इसको निकालना है तो कोष या हमारी कक्षा की संख्या, तो क्या होगी, कोष संख्या क्या होगी, बराबर होगी किसके, उपकोष संख्या के, किसके,
उपकोष संख्या, उपकोष संख्या। बात समझ आ रही है? कोष की संख्या उपकोष की संख्या के बराबर होगी। अब देखो ये क्या है, ये कौन सा है, ये कौन सा है बताओ? ये हमारा पहला कोष, इसको ऐसे देते हैं नाम के एल एम एन, इसी तरह चल जाएगा एन ओ पी क्यू, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये कौन सा कोष है हमारा? 1। ये कौन सा है? दूसरा कोष है ना। अरे सिंपल सी बात है, इतना सोच रहे हो? अरे ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। सिंपल सी बात है। क्यों साथ साथ में लिखे हुए अच्छे नहीं लग रहे? ठीक है, हाँ साथ साथ में अच्छे लग रहे ना। तो ये कौन सा कोष है? पहला कोष। ये कौन सा कोष है हमारा? दूसरा कोष। ये कौन सा? तीसरा, चौथा, इसी तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है इनका नंबर, कौन सा कोष है ये, और ये है इनका नाम। दोनों में बात क्लियर हो रही है? कभी घर जाकर सोचो यार इसको एम कहते हैं 1 कहते हैं, ये बात समझ नहीं आई तो क्या? हाँ, तो सी बात है। अब ये ध्यान रखना, ये तो है इनके नेम, ये क्या है? इनके नेम, के एल एम एन इनके नेम है, और हमारे 1 2 3 इनका नंबर है, कौन सा कोष है ये। ठीक है, ये नंबरिंग है इसकी। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बोला है कोष संख्या जो होती है वो उपकोष संख्या के बराबर होती है। अगर कोष 1 होगा तो उसमें उपकोष भी 1 होगा। कोष, दूसरे कोष में उपकोष कितने होंगे? 2। उपकोष 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 2 होंगे। ठीक है, अगर हमारा कोष पहला कोष है तो उपकोष भी इसमें कितना होगा? 1 ही होगा। लिखा है ना कोष संख्या बराबर उपकोष संख्या। इसका मीन्स ये है कोष की संख्या और उपकोष की संख्या बराबर रहनी है, बस इस पॉइंट पे फोकस रखना आपको। अगर हमारा कोष कौन सा लेंगे हम? दूसरा, तो उपकोष भी कितने होंगे? उनमें उपकोष 2 उपकोष होंगे। अगर हमारा कोष तीसरा है तो उनमें उपकोष कितने होंगे? 3 उपकोष होंगे। चौथा है तो 4 होंगे। ये बात क्लियर है? उपकोष की संख्या कोष की संख्या के बराबर रहनी है। ठीक है ना? अब ये बात क्लियर हो गई होगी शायद आपके माइंड में कि पहले कोष में कौन सा उपकोष रहेगा। और स्टार्टिंग देखो, ध्यान देना, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, इस साइड से। स्टार्टिंग किस साइड से होगी? इस साइड से। आप लेना स्टार्ट करेंगे इस साइड से, ध्यान रखना। लेकिन लेना कैसे? जब भी लेना शुरुआत यहीं से करनी है, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3। ऐसा नहीं है कि हमने पहले वाले में एस तो ले लिया, अब स्टार्ट या पीछे कर दे। बात समझ आ रही क्या कह रहे हो मैं? स्टार्टिंग क्या करनी है? स्टार्टिंग हमेशा किससे करनी है? स्टार्टिंग हमें एस से ही करनी है, चाहे 1 लो चाहे 2 लो। बात समझ आ रही क्या बोल रहे हो मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये सोचो कि अब इस बार हमने फर्स्ट वाले कोर्स में क्या ले लिया, फर्स्ट वाले कोर्स में यहां पे समझा दो। देखो ऐसा मत समझना कि हमारे पास कितने एस पी डी एस, यहां तक बात समझ आ गई। तो आपको क्या करना है, इसमें भरनी है। तो पहले क्या लेना है आपको? पहले में 1 लेना है। तो जैसे यहां पे समझो कि हमने क्या किया, एस ले लिया। क्या ले लिया? एस ले लिया। तो जब दूसरे कोर्स में उपकोष लेना स्टार्ट करो आप, तो ये मत समझना कि एस तो हमने ले लिया, पी से स्टार्ट कर दे 2। बात समझ आ रही है क्या बोल रहे हो मैं? हाँ, स्टार्टिंग हमेशा क्या करनी है, एस से लेनी है। ठीक है, बात क्लियर है? जैसा हमने क्या ले लिया, पहले में एस ले लिया, तो स्टार्टिंग क्या होनी है, हमेशा आपकी एस से ही होनी है, और स्टार्टिंग का सीक्वेंस ये रहेगा। अब ये से समझो, जैसे पहले में क्या होगा, 1 में 1 ही होगा, तो स्टार्टिंग आपको पता यहीं से होगी, तो इसमें एस हो गया। अब दूसरे में भरेंगे तो आपको पता फिर स्टार्टिंग ऐसी होनी है, लेकिन लेने कितने, ऐसे मान लो लाइन में बहुत सारे इंसान खड़े हुए, ठीक है, और आपको 1 लेने हैं, 2 लेने हैं या 4 लेने हैं, स्टार्टिंग पहले वाले से करोगे। ठीक है, अगर 3 भी लेने हैं तो पहले से 1 2 3, ठीक है, अगर 4 भी लेने तो पहले वाले से 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग हमें से क्या करनी, पहले वाले से करनी है, इसका मतलब एस से ही करनी है। तो हमें क्या लेना है, दूसरे में लेने, तो दूसरे में 2 लेने, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करोगे, ऐसे ही। तो क्या पहले वाले में ये आया तो दूसरे में कितना आएंगे, एस पी। ये पॉइंट क्लियर समझ आ रहा? फिर तीसरे वाले में भी लेंगे तो तुम्हें पता है स्टार्टिंग पहले वाले से ही करनी है, तो यहाँ पे आएंगे एस पी डी। तीसरे में कितना आएंगे, एस पी डी। अब चौथे में फिर स्टार्टिंग आपको पता करनी है ऐसे ही है, तो क्या होगा, एस पी डी एस। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट? अभी आगे, अब ये बातें समझ आ गई। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन को भरना, जिसके अकॉर्डिंग हम नाम डिसाइड करेंगे कि ये एस ब्लॉक का है। अरे ये सोचो कि इसको एस ब्लॉक का बोल रहे, पी ब्लॉक का क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई ना कोई रीजन तो होगा। जैसे पी ब्लॉक का क्यों बोल रहे, डी ब्लॉक का क्यों बोलने में कौन सी दिक्कत आ रही है? तो कोई रीजन होगा, उसे देखना है। ठीक है,
तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, इसे नोट करो और अब स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इलेक्ट्रॉन को फिल। इलेक्ट्रॉन को फिल कहां से करते हैं आपको पता है, फर्स्ट कोर्स से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट कोर्स से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से कैसे फिल करेंगे वो आपको मैं सिखाने वाला हूं। ध्यान रखना, अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट किया तो कौन से कोर्स से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से होगा। ध्यान रखना, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे उपकोष को फिल करना कहां से स्टार्ट करेंगे, एस से। उपकोष को एस से स्टार्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, कोर्स को फर्स्ट से करेंगे, राइट। और आपने ये सब पढ़ रखा है, इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है। यहाँ पे ये समझाने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में मैंने सब कुछ बताया कि इसकी ऊर्जा कैसे होती है। अब यहाँ पे देखो फिल कैसे करते हैं, फिल कैसे करते हैं। एक रूल होता है हमारा N+L का रूल। ध्यान रखना, N+L का रूल एक होता है कि N+L का मान जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर जैसे भूल जाओ आप बाई चांस कि यार S 3D में डालूं 4S में डालूं कैसे डालूं, तो उसको ध्यान रखने का तरीका अच्छा है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सिखा रहे हैं, उसे अच्छे से सीखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहां हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। हालांकि ये किसका है, हालांकि हमारे कौन से ब्लॉक का है, ये हमारा एस ब्लॉक का है, लेकिन तरीका एक ही है सबका, तरीके में कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो पहले मैं छोटे से सिखाने की कोशिश करूंगा, आप फिर लॉन्ग को सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ले लिया, किसका होता है, इसका होता है 11, कितना होता है, और इसका परमाणु भार 23। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे आपको बताइए, यहाँ पे क्या भरने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन भरने, क्या भरने हैं, आपको इलेक्ट्रॉन भरने, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिसाइड करना मैं आपको सिखा चुका हूं। ये क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक Z, और इसके बराबर क्या होते हैं, मैं सिखाया था आपको Z के बराबर ही P होता है, परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और मैंने बताया था अगर चार्ज नहीं है, उदासीन कंडीशन में है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, याद करो, याद है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि दो ही तो बातें सीखनी है यहाँ पे, क्या, इलेक्ट्रॉन भरना और इलेक्ट्रॉन निकालना, बस उन्हें अच्छे से समझ लो, बात करता हूं। तो इसीलिए मैं बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ इसको, क्योंकि यही चीज सीखनी है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन को भरना इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता हो गया कि यहाँ पे पी का नंबर, पी कितना है, जेड कितना है, आपको पता है जेड कितना है 11, तो पी भी कितना हुआ, तो ई भी कितना हुआ। इसका मीन्स अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ, उसने दे रखा हो, तो आपको निकालना तो आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। सॉरी यहाँ पे बन बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, मैं यूपीएससी पढ़ता हूँ, तो वहां पे भी देखो टीचर का फोकस होता है समझाने पे। अब मैंने मान लिया किसी ने, मैंने जैसे 11 लिखा, ये तो मेरा तो फोकस उस पर था, आपको क्या क्या समझाना है, तो 11 के 1 लिख दिया, तो ये कोई मिस्टेक नहीं होती, ये ध्यान रखना, लिख देते हैं सीधी बात है। और एक मधुकर सर है जिनसे मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो उनसे भी होती मिस्टेक हो जाती है टीचर से, क्योंकि हमारा दिमाग जो माइंड होता है यहाँ पे लिखने पे इतना नहीं होता, वो आप जानते हैं। तो कक्षा इमला लिखना आपसे सबसे आता है, नंबर लिखना आता है, मैं बोल तो रहा हूँ ना क्या लिखना। तो यहाँ समझ आ गया। अब देखो 11 हमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, यहाँ पे 11 को करना है, कितने को करना है, 11 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना है। स्टार्ट कहां से करना है आपको पता है, कहां से करना है, ऐसे करना, फर्स्ट वाले कोर्स से करना है, फर्स्ट कोर्स से करना है ना। अब देखो क्या होगा, आप नंबरिंग को कंटिन्यू करते जाएंगे, पहले क्या होगा, और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे लिखा होता है, जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे फिल करने स्टार्ट करें, देखो ऐसे लिखा है एस, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हो पहले, अरे आपको पता है पहले कोर्स से तो जाओगे, और पहले कोर्स में क्या है ओनली एस, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे आप, एस में भरोगे, और कितने भरोगे, 2 भरोगे। अरे कम रह जाएंगे, ध्यान रखना। अब ये सोचोगे मैक्सिमम तो 2 आते हैं, जैसे पी में मान लिया मैक्सिमम तो 6 आते हैं, अब तुम ये सोचोगे कि 5 कब आते होंगे, जब कम बचेंगे तो कम आ जाएंगे, सीधी बात है यार, ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है कि कोई चीज बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते जब तुम्हारा नंबर आया तो कम रह गई, तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगी, कम ही आएगी, है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे देखो कितने हमारे पास 11 है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, पहले 2 आ जाएंगे। देखो पूरा बॉक्स बना के तो नहीं दिखाएंगे, आपको पता है कैसा होता है, बस यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि इतने इसमें है फिल है।
अब यहाँ पे ये तो इसने ऊपर वाला नंबर तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, लेकिन आगे वाला नंबर ये बताता है कौन से कोष में है ये। क्योंकि एक बात बताइए, यहाँ पे भी एस दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एस दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब अगर पहचान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन से वाले का है? एस एस सब एक से। तो क्या होता है, आगे नंबर लिखा होता है, तो ये बताता हमारा कोष की संख्या को। कोष की संख्या के मीन्स कौन से कोष का एस है ये। तो ये पता है एस तो सब में, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन से कोष का है। तो सीधी सी बात है, हमारे फर्स्ट कोष का एस है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसको देख के भरना है तो और अच्छा समझ आएगा। देखो ये वाले भर गए इसमें, तो ये वाला कोष क्या हो गया, फुल हो गया। और इसमें आई नहीं, सीधी सी बात है, जैसे मान लो बहुत सारे कमरे हैं तुम्हारे पास, तो एक तरफ से भरते आ रहे हो तुम इंसानों को, है जैसे होटल में बहुत सारे कमरे हैं, तो क्या करना आपको, एक साइड से भरते आने की, इसमें इतने आएंगे, इसमें इतने आएंगे। अभी बात बताओ, एक जगह फुल हो जाएगी तो अगली जगह तो भरने जाओगे ना फिर, इसी तरह से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर था, है फर्स्ट फ्लोर में एस एक कमरा था, बात समझ आ रही है, ये फर्स्ट फ्लोर था और इसमें एक कमरा था, वो भर चुका है। अब हम दूसरे वाले फ्लोर पे जाएंगे। फ्लोर का मीन तो समझते हो, सिंपल में बोलते हैं पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो जैसे ये हमारी क्या है, कोर्स है, तो कोर्स के क्या है, आप एक मंजिल मान लो, और एसपीडी क्या है, ये इसमें कमरे है, ठीक है। तो ये वाला फ्लोर फुल हो गया क्योंकि इसमें 2 ही इंसान रह सकते थे। अब क्या करोगे, आप दूसरे फ्लोर में जाओगे। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है भरने की, ऐसे ही करनी है। तो 2 हो गए, आपके पास कितने बचे, 11 थे आपके पास, 9 बचे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, ऐसे। तो देखो अब ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब आपको पहचान किससे हुई, इससे 2 से पहचान हुई, ये दूसरे कोष का है, पहले कोष का है। तो इसमें आएंगे, इसमें भी कितने, 2। अभी तो हमारे पास बहुत सारे 2 आएंगे। ये हो गया, एस भर गया। अब किस में जानी है, पी में जाने। तो पी में कितने आएंगे, पी में कितने आएंगे, कितने बचे हमारे पास, 9 बचे थे ना, अरे 9 बचे थे। अब कितने बचे, 2 गए तो 7 बचे, कोई डाउट। अब देखो हमारे पास कौन सा आया, पता है, इसमें फिल कर रहे हैं इस वाले कोर्स में, फ्लोर में, तो 2p, ठीक है। इसमें कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, बहुत बढ़िया, गिनती भी तुम्हारी बहुत खूबसूरत है। 10 हो गए, इसी बात है, 10 भर गए। 6 इसमें 2, 8 तो 10। तो हमारे पास ओवरऑल कितने थे, 11 थे ना। 10 फिल हो गए, कितने बचे हमारे पास, 1 बचे। तो 1 बचा ना, 1 बचा। अब आपके पास पता है कि सेकंड फ्लोर भी फुल हो चुका है, सब कमरे फुल हो गए उसके। तो कौन से फ्लोर पे जाओगे, तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। क्योंकि ये चीज ना बड़ी डिफिकल्ट होती है, इसीलिए मैं इसको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी डिफिकल्ट होती है, चाहता था मैं 5 मिनट में खत्म कर देता, ऐसे इसी बात है। तो ये हो गया, पहला फ्लोर कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे फ्लोर में गए, फिर दूसरा फ्लोर कंप्लीट हो गया, फिर तीसरे फ्लोर में जाने वाले। अब देखो कितना बचा, 1 बचा ना। अब देखो कंडीशन यहाँ पे आती है, जब बचा गम है तो आएगा भी गम। अब 1 ही बचा है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे आप, तीसरे वाले से, तीसरे में करेंगे, और तीसरे में ऐसे करेंगे। तो ऐसे में अब कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, मजबूरी है। अरे सोचो, ऐसे में तो बेचारे पे 1 आ भी रहा है, पीओडी तो खाली पड़े हैं, पीडी तो बेचारे खाली पड़े हैं। अरे एक चीज खत्म हो गई तो 1 को इंसान को तो कम मिल रही है, अरे उनके बारे में भी तो सोचो जो बेचारे खाली हाथ खड़े हैं, उन्हें तो मिलने की उम्मीद ही नहीं है। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कौन से में स्टार्ट हो गए हम, 3 में, 3 कोर्स में स्टार्ट हो गए, 3 फ्लोर पर पहुंच गए, और 1 ही बचा है, तो ये। अब इतना कुछ मैंने, हालांकि ये किसका है, एस ब्लॉक का है, लेकिन नंबर छोटा है, आप अच्छे से समझ पाए इसलिए मैंने एक एस ब्लॉक का एलिमेंट आपको समझाया। क्यों, क्योंकि तरीका यही रहता है, तरीका कोई भी चेंज नहीं होता भरना आपको ऐसे ही। तो अच्छा है कि खुद सोचो, छोटे या बड़े से एबीसीडी से स्टार्ट करते हो ना, ऐसा थोड़ी है बड़े बड़े वर्डों से स्टार्ट करते हो, इसीलिए आप छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर तो किसी को भी आप भर सकते हैं, कोई डाउट। अब देखो हम अब इसको क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो, एस ब्लॉक का क्यों बोलते हैं, पी ब्लॉक का क्यों बोलते हैं, डी ब्लॉक का क्यों बोलते हैं। हालांकि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कौन से ब्लॉक का, लेकिन हमें तरीका पता है कि भरना ऐसा है। तो भी क्या होता है, अगर उसने नंबर दिया एग्जाम में नंबर दिया है और आपको भरने का तरीका पता है, तब भी आप बता सकते हैं कौन से ब्लॉक का है। बस तरीका आना चाहिए, सीधी सी बात है। हो सकता है टेबल में आपने ना देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, इस चीज से डिसाइड करते हैं कौन से ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें पहुंचा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें पहुंचा उसी ब्लॉक का है।
इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरा है, एस में। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो काय में गया, एस में, तो इसको बोल दिया एस ब्लॉक का तत्व। क्या बोला इसको, एस ब्लॉक का तत्व। कोई दिक्कत, नाम डिसाइड करना आ गया, आगे ना, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना, ऐसे डिसाइड करते हैं किसी के नेम, ठीक, ठीक है ना। अब देखो, अब ये थोड़ा और हार्ड करते हैं, अब इसे मतलब और ऊपर लेके जाते हैं, ये चीज समझ आ गई ना। अब लॉन्ग नंबर लेते हैं और उसमें एक चीज और सिखाने वाला हूं, आप इसको नोट कर लो। यहां तक समझ आ गया, तो यहां से क्या हुआ, यहां से हमें 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि नाम डिसाइड कैसे करते हैं, नाम डिसाइड कैसे करते हैं। एक पॉइंट और फिल करने में, एक पॉइंट और बताना है मुझे बहुत अच्छे से, आप कभी भी कंफ्यूज ही नहीं हो सकते। एल एन प्लस एल का रूल ध्यान रखना, एन प्लस एल का रूल ध्यान करना है। जैसे आप भूल जाओगे 3D आएगा, 4S आएगा, कौन सा आएगा, तो वहां पे आपको यूज करना है एन प्लस एल का रूल, वो कभी भी फेल नहीं होता। देखो क्या होगा, नहीं भूल भी तो सकते हो ना, चौथे में आएगा, क्योंकि अब नंबरिंग गड़बड़ होगा। अब नंबरिंग क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है 4S में पहला चला जाए, 3D में बाद में आ रहा है, ऐसा होने वाला है। इसीलिए आपको नंबर से सीखना है। आपको एक होता है हमारा एन प्लस एल रूल, उसमें क्या सीखना है आपको, बस एक चीज याद रखनी है कि हमारे एसपीडीएफ होते हैं ना, तो इसका एक हमारा होता है एल नंबर, एल का मीन्स होता है हमारे जो क्वांटम संख्याएं होती है ना, क्वांटम संख्याओं को बताता है। ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो ध्यान रखना है बस, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इस टाइम पे। तो आपको ध्यान रखना है एल के लिए कितना, एल का मान एस के लिए कितना होता है, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, बस इतना याद रखना है। तो देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या, एस पी डी एफ, ये क्वांटम संख्याएं होती हैं, बस इतना याद रखना। एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए 1, और इसके लिए 2, इसके लिए 3। समझ आ गया। एल का जो क्वांटम संख्याएं होती है, तो क्वांटम संख्या एल एक क्वांटम संख्या है हमारी, क्वांटम संख्या को बताता है एल। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए एस के लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। इतना याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। आपको पता हो अच्छी बात है, बस इतना यहाँ पे यूज करना है। अब आप बोलेंगे एन क्या है, एन क्या है, एन एन है हमारा कोस का नंबर, कोस संख्या। क्या है, कोस संख्या, ठीक है, समझ आ गया। ध्यान रखना कि जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा, n प्लस, आप क्या निकालेंगे, n प्लस एल, n प्लस एल निकालेंगे। अगर n प्लस एल जिसके लिए ज्यादा होगा, तो ऊर्जा भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और n प्लस एल कम होगा, तो ऊर्जा भी कम होगी। मैं हैंड टू हैंड बताता चलूंगा आपको। अगर n प्लस एल का मान सेम आए, तो आप फिर अकेले किसका मान देखेंगे, n का मान। अभी देखो करने वाले, ये बात समझ आ गई। तो n प्लस एल से निकालना सिखाऊंगा मैं अभी, n प्लस एल इसीलिए लिखा है मैंने। अब मैं लेता हूं 26 वाला, 26, तो 26 लेंगे हम। 26 होता है हमारा आयरन, तो आयरन को फिल करते हैं अब, ठीक है। अब किसकी बात करें, पहले तो मैंने 4 एग्जांपल समझा दिया था आपको एस ब्लॉक का लेके। अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक की, ठीक है। अब थ्योरी भी लिखेंगे, हैंड टू हैंड समझेंगे भी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम किसका लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम Fe आयरन। इसका होता है हमारा 26, कितना होता है, 26 होता है। तो परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 26 भरने ना। अब देखो क्या होगा, स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको, ऐसे ही करनी है ना। तो पहले फर्स्ट कोस से, तो ये होगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना, ये फिल हो गया। फिर नेक्स्ट में जाते हैं, ये समझा चुका हूं अभी। तो कितने बचे हमारे पास, 24 बचे ना। अब जाएंगे किसमें, सेकंड कोर्स में। तो इसमें क्या होगा, एस में 2 और पी में 6। यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 10 हो गए ना, 10 हो गए। हमारे पास कितने थे, 26, कितने बचे, 16 बचे। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे आएगा कितना, 3s, ठीक है। अब यहाँ पे 3s और 3p, ठीक है, और 3d, बात समझ रहे हो। अब देखो n प्लस एल का रूल कैसे निकालते हैं। देखो ये 2 कॉन्स जो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं, तीसरे चौथे से दिक्कत स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि 4s में पहले भर गया, 3d में बाद में भरा, बात समझ आ रही है। तो ऐसे भी हमारा होता है ऊर्जा के अकॉर्डिंग। तो आपको ये तो पता है ना, ये तो पता है कि क्या होता है कोषों की ऊर्जा,
ऊपर को जाने पर बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे प्रथम कोष की ऊर्जा कम होगी, द्वितीय की और ज्यादा होगी, तृतीय की और ज्यादा होगी, ये आपको पता है ऑलरेडी। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब हमें डिसाइड करना है, जैसे डिसाइड करना है कि 4D में पहले जाएगा या 4S में पहले जाएगा। डिसाइड करें तो देखो यहाँ पे अब N+L का रूल बताता हूं आपको। N+L का रूल ये है कि हमें डिसाइड करना है कि 4S में मान लो कि 4P में पहले जाएगा या हमारा 3D में पहले जाएगा, क्योंकि अगर नंबरिंग से होंगे तो आप पहचान ही लेंगे इसमें पहले जाएगा, इसमें बाद में जाएगा, PDF के अकॉर्डिंग। लेकिन नंबरिंग के अकॉर्डिंग नंबर क्या होता है, नंबर भी क्या होता है, मान लो नंबर भी ज्यादा होता है फिर भी बाद में जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है इसमें। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक तो हमारे पास 4S है, ठीक है, और एक 4P है और 3D है, ठीक है, और एक हमारे पास 4D भी है। क्या 4D भी है। अब हम डिसाइड करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पेपर में कभी कभी भूल जाएं, वैसे मोस्टली क्वेश्चन पूछता नहीं है इससे, लेकिन फिर भी आना चाहिए। तो क्या होगा, L+N का रूल देखो क्या होगा, अगर हम 4S के लिए निकालें N+L, तो n कितना हो गया इसका, n तो यहाँ तो कोष की संख्या है, तो कितना दे रखा है कोष संख्या इसके लिए, 4 है ना, और प्लस इसके लिए l का मान कितना होता है, 0। N+L लगा रहे हैं, ध्यान रखना क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, N+L। n का मीन्स कोष की संख्या देखनी है आपको, l मैंने लिखा दी। तो इसके लिए ये तो देखो n का नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे l कितना हो गया, 0, तो कितना आ गया ओवरऑल, 4 आ गया इसके लिए। अब यहाँ पे p के लिए निकालोगे तो इसके लिए देखो कितना आ गया, 4, और इसके लिए कितना आ गया, 1, तो कितना हो गया, 5, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए कितना हो गया, 3 हो गया ना, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना होता है 2, तो इसके लिए कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इसके लिए कितना आता है, डी के लिए 2 आता है, तो कितना हो गया, इसके लिए 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको बताया जैसे जैसे आपका N+L का मान बढ़ेगा तो पहले क्या है, पहले उसमें भरेंगे कम ऊर्जा वाले में। इससे ऊर्जा कैसे डिसाइड करते हैं, देखो जिसके लिए N+L क्या है, कम है, तो उसकी ऊर्जा कम है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कम ऊर्जा वाले में भरे जाते हैं, फिर और अधिक ऊर्जा वाले में, फिर और अधिक वाले में। ये बात समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी 4S की ऊर्जा क्या है, इनमें देखो सबसे कम है, क्योंकि इसका N+L का नंबर क्या है, सबसे कम है, तो इसकी ऊर्जा भी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले 4S में जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिसाइड करना, आप देखो इसका कितना है, 6, तो इसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे बाद में जाएगा, इनकी बात कर रही हूं मैं। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना ये मुश्किल होगा, देखो इसीलिए बोला था मैंने, यहाँ पे आपको डिसाइड करना ये मुश्किल होगा कि यहाँ पे 4P में जाएगा या 3D में जाएगा पहले। तो यहाँ पे मैंने बोला N+L निकालो, तो दोनों के लिए 5 आ रहा है, आप कैसे डिसाइड करें। तो अगर दोनों के लिए बराबर आए तो उसमें क्या होता है, उसकी ऊर्जा ज्यादा मानते हैं जिसके लिए n का नंबर ज्यादा हो। तो इसमें किसका नंबर देखो, n का नंबर किसके लिए ज्यादा है, p के लिए, क्योंकि दोनों का मिक्स तो 5 आ रहा है, लेकिन p के लिए ज्यादा, तो इसमें इसका मीन्स क्या हुआ, कौन सी ऊर्जा ज्यादा है इस टाइम, p की। समझ आ गया। पहले आप N+L देखेंगे, अगर N+L दोनों के लिए बराबर आता है तो आप n का नंबर देखेंगे, n का नंबर जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और अगर N+L ही कम ज्यादा आते हैं तो ये सिंपल सी बात है, अगर N+ ज्यादा जिसके लिए होगा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। क्लियर है, या तो कोई डाउट नहीं ना, आप भर देंगे, आप देखो कैसे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हो गया। अब आपको बताए कौन से में जाएगा, आपको बताए कौन से में जाएगा, 3S में कितने, 2 ना, देखो 3S हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, 3S में जाएगा, पक्का है ना, अरे ये तो पक्का है, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, 3 आएगा, इसके लिए क्या कितना आ जाएगा, 3+1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आएंगे, 6, पक्का है ना। कितने हो गए हमारे पास, देखो 10 ही हो गए थे, 8 ही हो गए, कितने हो गए 18 हो गए ना, 18 हो गए। अब 18 हो गए, हमारे पास कितने थे, 26 थे, 8 बचे हैं हमारे पास, क्या बचे हैं, बात तो सही से रहे ना, ठीक है, आप उस तरीके से को याद रखना। अब 8 बचे हैं, तो इसमें कितने जा सकते हैं भाई, डी में 10 जा सकते हैं ना, लेकिन बच्चे 8 है तो 8 है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, तो ये क्या है, डी ब्लॉक का। बात क्लियर हो गई होगी। आप अब कितने भी बड़े नंबर को आप फिल कर सकते हैं इसी तरह से, बस ये याद रखना, ये हाँ
ये भी पहचान कर सकते हैं कौन से ब्लॉक का, ये भी बता सकते हैं कि किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में ज्यादा। बस एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, n प्लस एल क्या होता है, हाँ एक पॉइंट लिखना है मुझे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे भरे जाते, किसमें, बढ़ते क्रम में क्या भरे जाते, भरे जाते, भरे जाते। बात क्लियर है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे, सीधी सी बात है। इसका मीन समझ आ गया क्या मैं बोल रहा हूँ। ऊर्जा के बढ़ते क्रम का मतलब कम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में उससे बाद में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में उससे बाद में। तो इसका मीन कम ऊर्जा वाले में पहले जाता है, फिर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। बात समझ आ गई, पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में। राइट, ये समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और क्या है, एन प्लस एल वाला बात समझ में आ गई। एन प्लस एल का मान क्या, मान ज्यादा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो उपकोष की ऊर्जा ज्यादा मानेंगे, उपकोष की ऊर्जा क्या, ऊर्जा ज्यादा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अगर क्या होगा, एन प्लस एल का मान ज्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा मानी जाएगी, और आपको पता है ऊर्जा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में जाता है। दोनों पॉइंट समझ आ गए। लास्ट पॉइंट क्या कराऊं, वो तो याद रहेगा, अगर एन प्लस एल का मान समान हो तो एन का मान जिसके लिए ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा है, वो तो पता है ना, दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बताओ। चलो लिखो, यदि एन प्लस एल का मान क्या हो, समान, समान तब, तब क्या होगा, तब यदि एन प्लस एल का मान समान तब जिसके लिए, जिसके लिए एन का मान ज्यादा, ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, होगी। पॉइंट क्लियर है, और ठीक है, यहां तक समझ आ गया, और यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या है, चलो कोई नहीं, ये तो बात समझ में आ गई ना, क्या होगा, उसका मान ज्यादा हो गया, ये पॉइंट समझ आ गए। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि इतना नॉर्मल इसका इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आना चाहिए था। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, सब पॉइंट क्लियर आ गए, क्या एल का मान, ऊर्जा का मान कैसे बढ़ते कैसे नहीं बढ़ते, ये सब पॉइंट आ गए होंगे, तो इसे नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। ये बेसिक जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिटल को फिल करना तो आगे ना, इस तरह से ऑर्बिटल फिल करते हैं, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो इतना समझ आ गया, तो जितना जितना आप समझते रहेंगे इतना इतने हैंड टू हैंड आंसर करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि नाम कैसे डिसाइड होता है, तो अब डी ब्लॉक के तत्व क्यों बोलेंगे इसको, तो हमें पता है कि हम डी ब्लॉक के तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सिंपल लिख सकते हैं ना, अब सीख तो गए आप, तो क्या लिखेंगे हम, जिन तत्वों का, तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी कक्षक में, ध्यान रखना कक्षा नहीं, डी कक्षक में, कक्षक में जाता है या भरा जाता है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, जाता है भी लिख सकते हो, या भरा जाता है, भरा जाता, जाता है, क्या कहलाते हैं, जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक, ब्लॉक
के तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर है? क्यों कहलाते हैं? और ध्यान रखना डी ब्लॉक के तत्वों का एक नाम और भी है, संक्रमण तत्व, या इसको हम क्या बोलते हैं, या संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। ठीक है, दो नाम है इनके। अगर ऐसे पूछे आपको कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तब भी आपको यही डेफिनेशन देनी है, क्योंकि नेम इसकी क्या है, दो है, या तो डी ब्लॉक के तत्व बोल दो या संक्रमण तत्व बोल दो, तो इसके दो नाम है। तो क्या लिख सकते हैं, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है या डी कक्षक में भरा जाता है, तो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसे नोट करो, या तो समझ आ गया। अब देखो, अब देखने वाले हैं हम ऑक्सीकरण संख्या को। ऑक्सीकरण संख्या को मैंने बोला ना, मैं सब इसकी जो बेसिक पार्ट्स है ना, बेसिक पार्ट्स करा दूं। ठीक है, बेसिक पार्ट्स करा दूं जिसका यूज करने वाले, फिर क्वेश्चन तो एकदम ही कर लेंगे, एकदम कर लेंगे क्वेश्चन। तो क्या होगा, फिर आता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है। अब ये तो पता है तुम्हें युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भरना तो सीख गए। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि युग्मित अयुग्मित क्या होते हैं। युग्मित, युग्म का देखो, युग्म आ रहा है इसमें, देखो आप सीखेंगे यहाँ पे युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो इसे ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखना इसका यूज कहाँ पे होने वाला है। इसका यूज होने वाला है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रंगीन क्यों होते हैं, ये चुंबकीय क्यों होते हैं, ये प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्योंकि इस पे वो क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, टॉपिक ये पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा। युग्मित अयुग्मित, क्योंकि दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। एक ऑक्सीकरण आना चाहिए, देखो एक तो ऑर्बिटल फिल करना आना चाहिए, आ गया। एक युग्मित अयुग्मित आना चाहिए, ठीक है, और एक आना चाहिए हमारा ऑक्सीकरण नंबर। तीन टॉपिक आने चाहिए, फिर उसके बाद हम सब क्वेश्चन कर देंगे, सब क्वेश्चन कर देंगे। युग्मित अयुग्मित का मींस, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने एफई किसका भरा था, देखो वहां पे सिखाता हूं मैं। एफई कितना था हमारा, इसका था 26, इसका फिल किया था ना। तो बाह्य कोष तो जानते हो, जो सबसे बाहर वाला कोष होगा उसे बाह्य कोष बोलेंगे। तो बाह्य कोष देखो क्या होता है, जब हमारा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर को भरे जाते हैं, तो लेकिन जब निकालते हैं ना, तो बाहर से अंदर को निकालते हैं। बात समझ आ रही है? भरना कहां से स्टार्ट करा था, फर्स्ट कोष से स्टार्ट करा था लास्ट तक, लेकिन निकालोगे तो कहां से निकालोगे, लास्ट वाले बाह्य कोष से। देखो यार समझ लो एक मिनट, ऐसे था ना, भरना स्टार्ट तो यहां से इस साइड से करा था, ऐसे करके ऊपर को जा रहे थे आप, है? लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहले बाहर से निकालोगे, फिर ऐसे अंदर को निकालते हुए आओगे। इसका मीन्स ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को भरते जो है वो अंदर से बाहर की ओर भरते हैं, ठीक है, अंदर वाली कक्षाओं से बाहर वाली कक्षाओं की ओर भरते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं वो बाहर वाली कक्षाओं से अंदर वाली कक्षाओं की ओर निकालते हैं, पहले बाहर वाली कक्षाओं से, फिर उससे अंदर, फिर उससे अंदर। बात समझ आ गई? अब युग्मित का मीन्स देखो, समझो उसका नाम का मीन्स। युग्मित मीन्स क्या आ रहा है इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्म में होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काय में होंगे, युग्म में, जोड़े में होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे सब काय में होंगे, जोड़े में होंगे, उन्हें बोलेंगे युग्मित। अयुग्मित आपको पता है, सत्य असत्य की तरह, सत्य असत्य की तरह जो जोड़े में नहीं होंगे, जैसे सत्य असत्य का उल्टा होता है, सत्य मतलब सच और असत्य उसका उल्टा, ठीक है, झूठ। ऐसे यहाँ पे युग्मित में क्या है, जोड़े में होंगे, तो अयुग्मित में जोड़े में नहीं होंगे। जो जोड़े में नहीं होंगे उनको क्या बोलोगे, अयुग्मित। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास पी है ना, और पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 तो कक्षक होते हैं ना। तो इसमें क्या है, देखो ऐसे करके सब क्या है, सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे दिख रहे हैं आपको, जोड़े में दिख रहे हैं ना, तो आप युग्मित बोलोगे। लेकिन मान लो यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यही है। अब इस टाइम पे क्या है, भरना कैसे स्टार्ट करते हैं, भरते पहले हैं एक एक सब में, क्या करते हैं, ये पब्लिक बैठी है बहुत सारी, तो क्या करोगे, सबको जो भी चीज दोगे तो पहले एक एक दोगे, ठीक है, फिर बचेगी तो दोबारा स्टार्ट करोगे, बिल्कुल यहीं पे। ऐसा अगर इधर से भरना स्टार्ट करोगे तो सीधी सी बात है, इनका नंबर आएगा बेचारे, जब तक तो खत्म हो जाएंगी चीजें। ऐसी सबको क्या करना है, तो हमारे पास मान लो कि हमारे पास
5 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, 5 है ना, तो क्या करोगे, पहले इसको एक दोगे, फिर इसको एक दोगे, फिर इसको एक दोगे, तो पहले सबको देने तो एक एक दोगे। और सीधी बात ऐसा भी हो सकता है एक एक भी ना पड़े, तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश ऐसी ही करोगे। तो कितने हो गए, 3 हो गए, फिर स्टार्ट से करोगे, अब खत्म हो गए। देखो 5 से 5 के 5 खत्म हो गए, भरने का तरीका समझ में आ गया। पहले सब में एक एक करना है, फिर दोबारा स्टार्ट से ऐसे करना है। लेकिन अगर क्या हो पहली बार में खत्म हो जाए तो सीधी बात है, वो बात अलग है। अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, युग्मित है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अयुग्मित। बात समझ में आ रही है, युग्मित और अयुग्मित क्या होते हैं? युग्मित का मीन जो जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे उनको सबको युग्मित बोलेंगे, और जो क्या होंगे जोड़े में नहीं होंगे अयुग्मित बोलेंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई ना? अब देखो इसका भी निकाल सकते हैं आप। बाह्य कोष तो जानते हो, सबसे बाहर वाला कोष जो होगा उसे बाह्य कोष कहेंगे, राइट? तो यहाँ पे युग्मित अयुग्मित जो देखते हैं 20, ये था हमारा 26 का निकाला था ना, क्या आया था जल्दी बोलो एकदम, मैं एकदम लिखता हूँ और एकदम समझाता हूँ। क्या था? 1s2 था, 2s2, 2p6, ये हो गया दूसरा कोष, ठीक है। 3p6, 3d8, बस लास्ट है ये था ना, ये क्या था? बाह्य कोष कौन सा है इसका बताओ, कौन सा है? अरे ये ना, ये वाला बाह्य कोष है ना। अरे तीसरा कोष है, देखो बाहर वाला कोष यही तो है। तो सीधी सी बात है, निकालने कहां से स्टार्ट करोगे आप? बाह्य वाले से। तो निकालना आज तो टाइम नहीं होगा, आज मैं इसे ही समझा पाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या होगा। अब आप देखेंगे, देखो इसमें तो 2 है, तो ये तो युग्मित है, इसमें 6 है, पी में ये भी युग्मित है, लेकिन डी में कितने? देखो डी में कितने? 5 होंगे इनमें। डी में कितने? 5 बुक 1 2 3 4 5 हो गए ना। कितने इसमें? 8। तो बनने आपको पता है, पहले एक एक दे दो सबको। देखो कितने हो गए? 5 हो गए, 6 7 8। आपको पता है, देखो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इससे निकालते हैं हम क्या? चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण, और हम रंगीन यौगिक, और ये कुछ ऐसा कुछ निकालते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें निकालते हैं। तो समझ आ गया ना? तो सीधी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, पर आप इजीली कर देंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सब सीख लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट कुछ सिखाया आज, क्योंकि आज की क्लास में मैंने यही किया है कि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं अच्छे से, और कल की क्लास में टोटल क्वेश्चन करा दूं, और ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पे? इसको नोट कर लो, और आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। और इसे नोट कर लो।